और इंडियन एक्सप्रेस से, जो हमें यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जाता है जो सावन महीने में आने वाले फुल मून के दिन, ठीक है। तो काफ़ी लंबी हिस्ट्री इसकी रही है। कहा जाता है द्रौपदी ने श्री कृष्ण के हाथ पर राखी बांधी थी, यमुना ने यम देवता के हाथ पर राखी बांधी थी। और मिडिवल हिस्ट्री से अगर हम एग्जांपल ले तो चित्तौड़ की जो रानी थी कर्णावती, उन्होंने हुमायूं को एक राखी भेजी थी मदद की गुहार लगाने के लिए, मदद मांगने के लिए बहादुर शाह से, और हुमायूं ने तुरंत अपनी आर्मी भेजी थी। कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल का। जैसे आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने जो नर्सिंग प्रोफेशनल है, नर्सेस हैं, उनके साथ सेलिब्रेट किया। काफ़ी अच्छा ये सिंबोलिज्म है और मोटिवेट उन्हें करने के लिए काफ़ी अच्छा है। आगे हम देखते हैं, ठीक है। जो चाइल्ड लेबर है उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ थी। तो बेसिकली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा चाइल्ड लेबर का देख लेते हैं। कभी आंसर लिखने का हो तो आप यहाँ से कुछ पॉइंट्स उठा के डाल सकते हैं, पेपर 2 में आपको आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A जो कहता है राइट टू फ्री एजुकेशन, आर्टिकल 45E राइट टू एजुकेशन के बारे में बताता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 24, ठीक है, प्रोहिबिशन लगाता है जो छोटे बच्चे होते हैं 14 साल के अंदर के, वो माइंस में, फैक्ट्रीज़ में, हैज़ार्डस वर्क प्लेस पे काम नहीं कर सकते। आर्टिकल 39F डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताता है कि बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। कुछ लॉ बनाए गए हैं, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2014, ये बताता है कि 14 साल से छोटे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहिए कोई भी फील्ड में। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 ये रिहैबिलिटेशन के बारे में बात करता है बच्चों की, ठीक है। पेंसिल ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है। ये जो सारे एक्ट्स हैं ये अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ये वो इंश्योर करता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ये बताता है कि जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए। ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स, ये जो छोटे बच्चे डोमेस्टिक वर्कर्स के तौर पे काम करते हैं तो उनका जो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है उसके बारे में बात करता है। फॉर एग्जांपल 9,000 रुपये उनकी मंथली सैलरी होनी चाहिए वगैरह। काफ़ी सारे NGOs एक्टिव हैं जो चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए। तो बेसिकली रीज़न क्या होता है, देखिए साइक्लिकल रीजंस है। एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो पैसा नहीं है, पॉवर्टी है तो एजुकेशन नहीं है, और ऑटोमेटिकली फिर क्या है, चाइल्ड लेबर है। तो ये पूरी जो साइकिल है ये तोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सारे एक्ट अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जो सारे लूप होल्स हैं उनको भरने की ज़रूरत है। उसके बाद में जो बिहेवियरल चेंज है, अवेयरनेस है, वो क्रिएट करने की ज़रूरत है। इंसेंटिवाइज़ करने की ज़रूरत है। अलग अलग तरीके से इंसेंटिवाइज़ कर सकते हो। जैसे मिड डे मील स्कीम है, ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है जो चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करने के लिए। उसी तरीके से और इनिशिएटिव्स दिए जा सकते हैं। कैश ट्रांसफ़र्स किए जा सकते हैं और अवेयरनेस क्रिएट किया जा सकता है। तो अलग अलग ये सब आप लिख सकते हो पॉइंट्स, ठीक है। रिबिल्ड इंडियाज़ कॉन्फिडेंस, रिवाइव द इकोनॉमी, ये आर्टिकल हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री है श्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने लिखा हुआ है। बेसिकली वो कहते हैं कि जो पैंडेमिक की कंडीशन है तो उसने इकोनॉमी हमारी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित की है। जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। बेसिकली 2 कारण हैं, एक पेंडेमिक और एक बिहेवियरल चेंज। फियरफुल एक एटमॉस्फेयर हो गया है जिसकी वजह से लोगों के बिहेवियर में काफ़ी चेंज हो गया है, कंजम्पशन पैटर्न में काफ़ी चेंज हो गया है, और ये बहुत टाइम तक चलने वाला है। आपको पता होगा कि पैंडेमिक
इसलिए सिचुएशन से पहले भी काफ़ी सारा जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी स्टैग्नेंट थी, और इसके वजह से, पैंडमिक की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गए हैं। ऑथर बताते हैं कि मनरेगा मनरेगा आपको पता है, ये रूरल एरियाज़ में ये एक स्कीम चलती है मनरेगा, जिसमें मैनुअल लेबर में एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। कंपलसरी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है। अगर कोई भी आए और कहे कि मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो 100% एम्प्लॉयमेंट मिलेगा मनरेगा में, ठीक है। जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइवलीहुड, ठीक है, उसके आधार पर ये बनाया गया है। तो ऑथर कहते हैं कि 3 टाइम्स ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे काम के लिए। तो बेसिकली ये डिमांड क्यों है? बाहर से लेबर जो है अपने गांव में आ गए हैं, जो नॉन एग्रीकल्चरल लेबर है, जिनके पास खेत ज़मीन नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, तो वो अपना पेट पालने के लिए मनरेगा में भी काम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। 3 टाइम्स ज़्यादा उस पर डिमांड है। ऑथर कहता है कि ये जो स्कीम है इसको हमें और स्ट्रेंथन करना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र्स भी हमें करने चाहिए बिना कोई सोचे, काफ़ी अच्छा होता है डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र्स। और इस पेंडेमिक की कंडीशन में इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए भी और लोगों की लाइवलीहुड सपोर्ट करने के लिए भी हमें कैश ट्रांसफ़र्स करने ज़रूरत है। उसके बाद में ऑथर कहते हैं कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे RBI, सेबी, तो और सारे जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक आप फ्री हैंड दे दीजिए। तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स वगैरह जो चल रही है उनको चलने दीजिए आप, ठीक है, वो स्मूथली चलना चाहिए। उसके बाद में ऑथर कहता है कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो डाले जा रहे हैं बाहर के जो कंट्री से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा है, उस पर रिस्ट्रिक्शन डाले जा रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम बाद एक हमारा नेटवर्क बना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और सारी जो हमारी इकनॉमी है, जो सारे कंपनीज़ हैं जो डिपेंड करते हैं एक्सपोर्ट पे या इंपोर्ट पे, तो वो कोलैप्स हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में। ये बेनिफिशियल नहीं है हमारे लिए। ऑथर कहते हैं कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो इनसे हमें लोन लेने में भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, हम टाइम टू टाइम लोन रीपे करते हैं, तो हमें इनसे इस समय लोन लेने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ऑथर फर्दर कहता है कि जो बिज़नेस लोन्स वगैरह है वो और ज़्यादा मात्रा में बढ़ाने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इससे इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है कुछ। आगे ये एक आर्टिकल है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो बेसिकली आर्टिकल हमारे काम का नहीं है, बट इस बॉडी के बारे में हम जान लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये क्यों बना था? जो कंज्यूमर होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, ऑफ कोर्स। तो जो भी ग्राहक होता है, जो किसी भी पर्सन से, जो मतलब सेलर है, उससे कुछ सर्विस लेता है या गुड्स लेता है, और अगर इन दोनों में कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाती है, इरेगुलरिटीज़ हो जाती है, तो उसको एड्रेस करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था। उसके अंडर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमीशन बिठाया गया था कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व हो सके तो अच्छा है, उससे ऊपर स्टेट और उससे ऊपर नेशनल। तो हम ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के बारे में बात करते हैं। तो इसको हेड कौन करता है? रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेड करता है इसको। 1 करोड़ से अगर ज़्यादा का मामला रहा तो यहाँ पे सुनवाई होती है। इसके अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है, इसके डिसीजन के अगेंस्ट अपील करनी है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हो। और जैसे कि हमने कहा, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में ये डील करता है। अभी हम लोग देखते हैं मैपिंग के लिहाज से ये आर्टिकल मैंने उठाया है। तो यहाँ पे भगजन नेचुरल गैस है। ये भगजन नेचुरल गैस कहाँ पे है? इस एरिया में है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। तो यहाँ पे इस एरिया में ये भगजन नेचुरल गैस है। उसके बाद में डिकोम और नाहरकटिया, देवहाल, ये भी आसाम में ही है। अगर आपको कहीं मैपिंग में अगर पूछ लिया जाए मैच द फॉलोइंग में, तो आप याद रखिएगा। बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा है कि आप इतने नेचुरल गैस के जो वेल्स आप बना रहे हो, तो पहले काफ़ी उनमें स्पोर्ट वगैरह हुआ है,
और जो आजू बाजू की बायोडाइवर्सिटी है वो ख़राब हो सकती है, बिगड़ सकती है, डिसबैलेंस हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये एक आर्टिकल था मैपिंग का, आप यहाँ पे देख लीजिए। बाकी के भी काजीरंगा नेशनल पार्क है यहाँ पे, उसके बाद में लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी फेमस यहाँ पे है, ओरंग नेशनल पार्क, ठीक है, होलांगा पार्क, गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है। आगे वापस एक मैपिंग का आर्टिकल, अगाती आइलैंड। अगाती आइलैंड कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। ये सारे देयर आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये सब रटने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिएगा। तो ये हम देख लेते हैं, ये यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, और इस साइड लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के नीचे मिनिकॉय और मिनिकॉय नीचे मालदीव। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो पैसेज है उसको कहते हैं 9 चैनल। मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में जो है वो उसको 8 चैनल कहते हैं। और यहाँ पे इस साइड अंडमान निकोबार है, तो नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान और साउथ अंडमान, और उसके बीच में लिटिल और साउथ अंडमान के बीच में जो आता है उसके डंकन पास कहा जाता है। लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में 10th चैनल, और निकोबार के नीचे इंदिरा पॉइंट जो सबमर्ज हो गया है अभी, ठीक है। यहाँ पे बैरन आइलैंड भी है जो एक डोरमेंट वॉल्केनो है, और नारकॉन्डम आइलैंड है जो एक एक्सटेंट वोल्केनो है। तो इंडिया में एक ही एक्टिव वोल्केनो है, वो बैरन आइलैंड में है, डोरमेंट वोल्केनो है ये। तो ये आप याद रखिएगा कि इसको याद ऐसे आप रखिएगा 8, 9 और 10, ठीक है। तो अगर चैनल्स अगर कहीं आपको पूछे जाए कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 9 नंबर चैनल है। चैनल मतलब ये यहाँ पे लॉन्गिट्यूड पास होते हैं यहाँ से 8 नंबर 9 नंबर, तो बेसिकली उसको वो चैनल बोल दिया है बस, ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द चार धाम बोर्ड वर्डिक्ट। ये उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट 2019। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिली है, जो चार धाम है उत्तराखंड में, उनके बोर्ड को मैनेज करने के लिए स्टेट को पावर मिली, ठीक है। तो उत्तराखंड, तो एक अपील फाइल की गई थी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बोला नहीं, ये जो भी है कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ऑथर एक तर्क देते हैं कि जो मनु कोड है, तो मनु कोड में भी ये कहा गया था कि जो टेम्पल की मैनेजमेंट की जो पावर है वो किंग के पास होती है, प्रीस्ट के पास नहीं होती है, किंग के पास होती है, ठीक है। तो ऑथर कहता है कि ये जो भी वर्डिक्ट आया है वो काफ़ी अच्छा आया है। बेसिकली कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप आपकी मैनेजमेंट की हिस्ट्री अगर प्रूव कर सकते हो, अगर आप प्रूव कर सकते हो कि हम इतने सालों से ये हमारा मैनेजमेंट हमारे अंडर रहा है, तो ये आपके अंडर ही रहेगा और ये कोई आपको छीन नहीं सकता है। और वहाँ पे आर्टिकल 26 बिल्कुल वैलिड रहेगा। आर्टिकल 25 आपको राइट टू फ्रीडम देता है, मतलब इंडिविजुअल को, अगर मैं एक इंसान हूँ तो मैं मेरे को राइट टू फ्रीडम मिलेगा, मैं किसी भी भगवान की पूजा कर सकता हूँ, प्रोपागेट उनके बारे में कर सकता हूँ, कोई भी मैं बिलीफ रख सकता हूँ, ठीक है। मुझे एज अ पर्सन मुझे राइट्स मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। और आर्टिकल 26 ये क्या करता है, आर्टिकल 26 कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होती है उसको राइट्स देता है कि आप मैनेजमेंट कर सकते हो, आपके हिसाब से रूल्स लॉज लगा सकते हो, आपके हिसाब से जो प्रथाएं चल रही है उनको आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो कोर्ट ने कहा कि अगर आप हिस्ट्री प्रूव कर सकते हो तो आर्टिकल 26 पिक्चर में आता है। अगर हिस्ट्री आप मैनेजमेंट की नहीं प्रूव कर सकते हो तो स्टेट टेक ओवर कर सकता है, ठीक है, मैनेजमेंट स्टेट टेक ओवर कर सकता है। ऑथर ये भी कहते हैं कि ये हिंदुत्व जो संगठनाएं हैं वो काफ़ी इसका विरोध करती है कि हिंदू जो टेम्पल्स है और हिंदू मैनेजमेंट जो है उनको ही टारगेट किया जाता है। तो ऑथर कहते हैं ऐसा नहीं है। जो मुस्लिम
वक़फ़्स है, सॉरी आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, वक्स और वफ़्स, ठीक है। ये बेसिकली ये भी मैनेजमेंट बॉडीज़ ही होती है। और जो सिख गुरुद्वारा है उनको भी रेगुलेट किया गया है। तो ऑथर कहते हैं कि ऐसे 27 जो वफ़्स है उनको वो स्टेट के अंडर है। उसके बाद में जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट है, इससे भी गुरुद्वारा का जो मैनेजमेंट है वो रेगुलेट किया जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं पे ही अत्याचार हो रहा है। ये बेसिकली हर सेक्शन में रेगुलेशन लाने के लिए स्टेट इस तरीके के कदम रखता है। आगे हम देखते हैं पॉलिसी विद मेनी राइट इंटेंशंस। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो हमने काफ़ी डिस्कस किया इससे पहले भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो पॉजिटिव्स है, प्रोज और कॉन्स है, वो हमने डिस्कस किया है। तो बेसिकली आज के आर्टिकल में ऑथर कहता है कि जो ड्राफ्ट आया था और जो पॉलिसी उसके बाद में बनाई गई, तो थोड़े से जो ड्राफ्ट में कुछ अच्छे पॉइंट्स थे वो पॉलिसी में नहीं इंक्लूड किए गए। तो कुछ ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले तो ड्राफ्ट में बात की गई थी कि कमर्शियली ओरिएंटेड जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठी है, तो उनको क्लोज कर दी जाएगी। बट दिस काइंड ऑफ डिसीजन वाज नॉट अंडरटेकन इन पॉलिसी, ठीक है। अदर थिंग the author says is it just talks about 6% of the GDP that will be spent on education sector, but in draft it was talked about 20% gradually. It would be increased to 20% of the GDP gradually. So this has been skipped. अगली बात ऑथर कहते हैं कि जो नेशनल एजुकेशन कमीशन है नेशनल लेवल पे, तो वो भी इसके बारे में भी कोई बात नहीं की गई है। उसके बाद में स्टेट स्कूल एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के भी बारे में बात की जा रही थी ड्राफ्ट में, वो भी स्किप कर दी गई है। और जो फुल रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स है एट ऑल लेवल्स, अभी आपको पता, अभी जो हमारी टीचर स्टूडेंट जो रेशियो है वो काफ़ी पुअर है। काफ़ी सारे जो पोस्ट है टीचर्स के लिए वो खाली है, तो इसके बारे में बात नहीं की गई। तो ये आप कुछ पॉइंट्स जो हमारे पिछले राइटअप्स है उनमें आप ऐड कर सकते हो। आगे ये एक आर्टिकल आता है पेरेंट्स द फर्स्ट एंड नेचुरल ट्यूटर्स। ये एक अलग डायमेंशन है। तो ऑथर कहते हैं कि देखिए 6 साल से पहले 85% ऑफ ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। 6 साल तक जब तक बच्चा होता है तो उसका 85% उसका ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो आप अगर देखते हो तो जो ये बच्चा है ये सिर्फ 4 से 5 घंटा स्कूल में रहता है और उसके बाद में पूरा वक्त अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। तो बेसिकली पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड। तो ऑथर कहते हैं कि हमें बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी सिखाना चाहिए। आज 70% ऑफ मदर्स एंड इवन मोर फादर्स आर एजुकेटेड। तो 70% एजुकेशन है आज, एटलीस्ट क्लास 5th तक। ऑथर कहते हैं कि ये जो पेरेंट्स है इनको भी हमें ऐसे कुछ विजुअल जो आज के डेट में इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, तो पेरेंट्स का भी थोड़ा बहुत एजुकेशन होना चाहिए। उनको भी थोड़ी सी अवेयरनेस हमें देनी चाहिए, ठीक है। उनको भी हमें बताना चाहिए कि आपका रोल कितना इम्पोर्टेंट है एक चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए। एंड डेफिनेटली वो लोग ध्यान देंगे, वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑथर कहते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है प्री स्कूल एजुकेशन, जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही जो पेरेंट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बिना अवेयरनेस के काफ़ी सारे पेरेंट्स जो है डायरेक्ट बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत अनप्रिपेयर्ड होते हैं, वो तैयार नहीं होते हैं क्लास 1 के जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए। और वो जो है उनकी स्टार्टिंग ऑफ स्कूल ईयर्स से फिर पीछे रहते जाते हैं, ठीक है।
तो ये एक अलग डायमेंशन है, आप कहीं ऐड कर सकते हो अगर एजुकेशन रिलेटेड अगर कुछ ऐसे या कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें एक छोटा सा ये एक न्यूज़ आर्टिकल था, इसमें कहा जाता है कि जो काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, तो उन टाइगर रिजर्व्स में जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जैसे कुत्ते, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इससे इसकी वजह से क्या होगा, जो डिजीज़ ट्रांसमिशन है वाइल्ड लाइफ में वो ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, कैनाइन डिस्टेम्पर जिन्हें हम कहते हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमने पहले भी 3-4 आर्टिकल्स डिस्कस किए डॉग्स पे गाइस, तो ये उसकी कंटिन्यूएशन में आप लिख सकते हो। ठीक है, कि ये जो अनकंट्रोल्ड है, जो हम स्टेरिलाइज नहीं कर रहे हैं और जो जो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की जा रही है, वो फिर क्या हो रहा है, वो हमारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, नेशनल पार्क्स है, वहाँ पे जा रहे हैं जो अबंडन किए हुए एनिमल्स है, जिनको हम मार के भगा देते हैं, वो फिर यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे फिर जो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है वाइल्ड लाइफ के साथ। ऑथर ने कहा था कि 100 में से अगर 3 लोग भी अडॉप्शन कर ले तो भी सारे जो स्ट्रीट डॉग्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, स्ट्रीट पे कोई कुत्ता नहीं रहेगा। तो ये ऐसा कुछ आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ नाम आए हुए टाइगर रिजर्व्स के, 17 टाइगर रिजर्व्स, जो बेसिकली तो मैपिंग के लिहाज से हम लोग देख सकते हैं। नागार्जुना सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, सरिस्का राजस्थान में है, पेंच पन्ना बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, भद्रा कर्नाटका, सत्यमंगलम हमने डिस्कस किया था तमिलनाडु में है, मेलघाट महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। आगे अनसंग हीरोज़, तो यहाँ पे जो ABVP जो ऑर्गेनाइजेशन है JNU में, वो कहते हैं कि स्वराज पखवाड़ा वो शुरू करने वाले हैं 1 अगस्त से। वो जो कहते हैं कि जो अनसंग हीरोज़ हैं, जिनके बारे में बात नहीं की जाती है, उनकी जो सेक्रीफाइसेस है उनको हम सेलिब्रेट करेंगे। आ सकता है। तो सबसे पहला नाम वो लेते हैं कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ थी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, तो उन्होंने नेशनल फ्लैग रेज़ किया था जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर। उसके बारे में बात किया जाता है। केरला वर्मा, जिन्हें बोलते हैं फजासी राजा, ये कौन थे, प्रिंस थे, कोट्टयम रॉयल डायनेस्टी के, और तारा रानी श्रीवास्तवा। इनके बारे में अगर आपको और जानना है तो आप देख सकते हैं। ये हमारे किसी हिस्ट्री की किताब में नहीं है। डूइंग इट टुगेदर, तो ये बेसिकली गवर्नेंस के रिलेटेड आर्टिकल है। ठीक है, डायरेक्टली आपको पेपर 2 में आ सकता है गवर्नेंस में, या तो रूल ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ये जो एक सब टॉपिक है उसके अंडर आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली ऑथर सिर्फ 2 पॉइंट कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बाकी के जो इंस्टीट्यूशंस है, NGO, सिविल सोसाइटीज़, उनके साथ टाई अप में काम करना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट के पास पूरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो जो बाहर का टैलेंट है तो उनको हायर करके एक हारमोनी में काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, और दूसरी बात ऑथर कहते हैं कि जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है और जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये हमें दो विभाग अलग अलग करने चाहिए। अभी आज क्या मतलब, ये आ सकता है लेटरल एंट्री के टॉपिक में भी ये चीज़ आ सकती है। लेटरल एंट्री क्या होती है, देखिए एक सिविल सर्वेंट है तो वो उसने शुरू किया, फॉर एग्ज़ाम्पल एक IAS ऑफिसर है, उसने शुरू किया, कोई भी आप डिप्टी कलेक्टर से शुरू किया प्रोबेशन पे, फिर वो IAS बना, कलेक्टर बना, और धीरे धीरे फिर प्रमोशन लेते सेक्रेटरी बना। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी बना। तो जब वो IAS ऑफिसर इस लेवल पे पहुंच जाता है, सो बेसिकली व्हाट ही डज इज़ ही मेक्स द पॉलिसीज़।
ठीक है, जो भी रूल्स लॉज जो बनने वाले हैं, जो भी पॉलिसीज़ आने वाली है, वो ये बनाते हैं। तो ऑथर बेसिकली कहता है कि इस लेवल पे लेटरल एंट्री देनी चाहिए हमें जो डोमेन एक्सपर्ट्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटरी है, जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, तो उनके साथ एक काफ़ी नॉलेजेबल एक डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों मिलके फिर पॉलिसी बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, तो इनका जो ये जो जनरलिस्टिक इनका एक्सपीरियंस है इतने सालों का, ये भी यूटिलाइज़ होगा, और इनका जो डोमेन एक्सपर्ट है ये भी यूटिलाइज़ होगा, और इस तरीके से फिर एक अच्छी पॉलिसी बन सकती है। और ये जो लोकल लेवल के फिर ऑफिसर्स हैं, वो इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ऑथर एग्जांपल देते हैं कि कोविड की कंडीशन में अगर आप देखोगे कि जो लोकल कलेक्टर्स हैं उनको अच्छी खासी पावर दी गई थी, तो उन्होंने लोकल लेवल पे इनोवेशंस करके अच्छे से अपनी अपनी तरीके से जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट किया। तो ऑथर कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में भी अपने को इसी तरीके से काम करने चाहिए। लेटरल एंट्रीज़ हमें ओपन कर देनी चाहिए, और ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, वेस्टेड इंटरेस्ट, तो इससे भी थोड़ा दूर होकर हमको काम करना चाहिए, सबके लिए फ़ायदेमंद है। मिसिंग द टारगेट, पीएम किसान जो योजना है उसके बारे में ये आर्टिकल थोड़ा सा गाइस लंबा होने वाला है सेशन, क्योंकि आर्टिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा है और ये सब इम्पोर्टेंट है, हम छोड़ नहीं सकते। तो पीएम किसान, तो पीएम किसान ये क्या है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। क्या बोल रहे हैं कि सारे फार्मर्स को हम लोग 6,000 रुपये सालाना कैश ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, जिनके पास लैंड है उनको हम लोग 6,000 रुपये सालाना ट्रांसफ़र करेंगे। तीन हिस्से में, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 3 हिस्से में 2-2 हज़ार के इंस्टॉलमेंट में साल में हम लोग टोटल 6,000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। ऑथर क्या कहते हैं कि नहीं, ये स्कीम अच्छे से काम नहीं कर पाई है। क्यों? क्योंकि जिनको ज़रूरत थी उन तक तो अभी तक पहुँची ही नहीं है। ठीक है, ऑथर ने काफ़ी सर्वे किया है और काफ़ी जो नंबर्स है कोट किए हैं। बेसिकली ऑथर कहते हैं कि जिनको ज़रूरत थी उनके पास पहुंचा नहीं है, और जिनको नहीं ज़रूरत है उनके पास पहुंच गया। मतलब जो ऑलरेडी पैसे वाले बड़े बड़े एग्रीकल्चर है, फार्म होल्डर्स हैं, लैंड होल्डर्स हैं, उन तक ये पैसे पहुंच गए। ठीक है, आगे आप इसमें एक और एडिशन कर सकते हैं कि लैंड होल्डिंग फार्मर्स के लिए ये स्कीम है। बट आप सोचिए कि काफ़ी जो हमारे फार्मर्स हैं वो शेयरिंग में करते हैं। शेयरिंग मतलब एक बंदे का लैंड है और उसने ये लैंड दे दिया होता है किसी और को चलाने के लिए, और ये जो इसका है कुछ आधा हिस्सा या कुछ ऐसे इस तरीके से दे देता है, और बाकी का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी का होता है। ठीक है, यही पूरी चीज़ देखता है। तो तो लैंड होल्डिंग इसके नाम पे तो नहीं है, ये तो टेनेंट है मियर। तो जो टेनेंट्स है तो ये इस पॉलिसी से स्किप हो जाता है। ठीक है, तो ये आप कुछ क्रिटिसिज्म में लिख सकते हो। नेगेटिव रिटर्न्स फॉर सेवर्स में होल्ड बैक आरबीआई फ्रॉम रेपो रेट कट, इकोनॉमी का आर्टिकल है ये, हम ये देखते हैं। नेगेटिव रिटर्न्स क्या होता है? 100 रुपये है आपके पास, 100 रुपये आपने बैंक में सेविंग अकाउंट में रखे, उस पर इंटरेस्ट आया 6%, तो आपके टोटल अमाउंट हो गया वो 106 रुपये एक साल बाद। ठीक है, बट एक साल बाद आपने देखा कि यार इन्फ्लेशन जो बढ़ा है वो 8% पे बढ़ा है। तो ठीक है, तो जो चीज़ फिर 106 रुपये में आनी चाहिए थी तो अभी 108 रुपये की है, तो आपका तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, उल्टा आप तो -2% लॉस में है। आप समझे? ठीक है, आपका पैसा बढ़ा 6% से, बट महंगाई बढ़ी 8% से, तो आप तो 2% माइनस में ही है। तो इसको कहते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, एम आई क्लियर ऑन दिस? नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। अभी रेपो रेट क्या होता है? ये बैंक है, ये आरबीआई है। आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक है, इट्स बैंकर्स बैंक। तो ये बैंक है, ये लोगों को लोन देती है, बट कई बार बैंक को भी लोन लगता है, बैंक को भी पैसे, बैंक के पास भी पैसे नहीं होते, तो बैंक आरबीआई से पैसा लेता है।
तो ऑब्वियसली पैसा लेता है तो इंटरेस्ट रेट लगेगा ही। तो ये जो इंटरेस्ट रेट होता है इसको कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। जिस रेट पे आरबीआई बैंक को लोन देती है इसको रेपो रेट कहते हैं। और जब बैंक आरबीआई को जो पैसा अगर देती है खर्चने के लिए तो उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो बेसिकली ये पूरे आर्टिकल का कहना ऐसा है कि भाई नेगेटिव इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है तो आरबीआई रेपो रेट कट करेंगी, रेपो रेट और कम करेंगी, ऐसी गुंजाइश नहीं दिखती है, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा एक इस तरीके का आर्टिकल। अभी यहाँ पे बात की जाती है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क इवन की प्रीलिम, ये हमने पीआईबी से लिया है। प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। ये क्या करता है, बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है जो कि इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन है, जो ये वैक्सीन बनती है और पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट होती है, कहाँ पे कितना स्टॉक है, कितना लगने वाला है, क्या क्या लगने वाला है, कब तक चलने वाला है, ये सारा जो डाटा है वो ये इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन नेटवर्क इंटेलिजेंस नेटवर्क ये पूरा डाटा मैनेज करती है, ठीक है, रियल टाइम में। तो आज के आर्टिकल्स में इतना ही है। थैंक यू फॉर डिस्कशन।